नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि माइक्रोवेव ओवन खाना इतनी जल्दी कैसे गर्म कर देता है? खैर, इसके पीछे असल में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण या कह लें टॉर्क का ही कमाल है। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है ना, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम 12वीं कक्षा के इस बेहद अहम और अक्सर मुश्किल लगने वाले डेरिवेशन को बिना किसी रटने-वटने के बिल्कुल आसानी से डिकोड करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इस ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज का हमारा सफ़र इन पड़ावों से गुजरेगा। पहला, विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव। दूसरा, बलयुग्म। तीसरा, लंबवत दूरी की गणना। चौथा, बल आघूर्ण का सूत्र। और अंत में कुछ खास विशेष स्थितियां। भाग 1, विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव। चलिए सबसे पहले अपना भौतिक मंच तैयार करते हैं। अब इस पूरी कहानी का जो मुख्य हीरो है वो है विद्युत द्विध्रुव, जिसे अक्सर इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। कल्पना करें दो बिल्कुल बराबर लेकिन उल्टे स्वभाव वाले आवेशों की, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए हैं। इस दूरी को हम 2l मान लेते हैं। तो बस ये जो छोटी सी व्यवस्था बनी ना, इसे ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P कहते हैं। इसका मान P बराबर 2ql होता है। इसे एक ऐसी नन्ही सी छड़ी की तरह मान सकते हैं जिसके दोनों किनारों पर अलग अलग चार्ज मौजूद हैं। अब इस डेरिवेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें सेट करनी होंगी। जैसे किसी भी काम से पहले औजार इकट्ठे किए जाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक समान विद्युत क्षेत्र जिसे E कहेंगे। फिर वही द्विध्रुव जिसके सिरे प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं। इनके बीच की कुल दूरी 2l है। और सबसे ज़रूरी बात, इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक खास कोण जिसे थीटा कहते हैं उस पर थोड़ा तिरछा रखा गया है। तो हमारा सेटअप अब बिल्कुल रेडी है। भाग 2, बल युग्म। अब देखते हैं कि जब ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है तो असल में होता क्या है। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। इस द्विध्रुव के दोनों किनारों पर बिल्कुल बराबर लेकिन एकदम विपरीत बल काम करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ देखिए, प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है वो है F = QE, जो उसे सीधे विद्युत क्षेत्र की दिशा में खींच रहा है। और दूसरी तरफ माइनस क्यू आवेश पर भी उतना ही बल F = QE लग रहा है, लेकिन ये खिंचाव विद्युत क्षेत्र के एकदम उल्टी दिशा में है। मतलब ताकत दोनों तरफ से बराबर लग रही है, बस दिशाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। जरा सोचिए, अगर किसी चीज को एक सिरे से आगे खींचा जाए और दूसरे सिरे से पीछे, तो क्या होगा? जाहिर है वो चीज सीधी रेखा में तो आगे नहीं जाएगी, बल्कि वो अपनी जगह पर ही लट्टू की तरह घूमने लगेगी। ये दोनों विपरीत बल मिलकर एक रोटेशनल कपल या कह लीजिए घूर्णी बल युग्म बनाते हैं। और इसी घुमाव या मरोड़ पैदा करने वाले प्रभाव को हम टॉर्क या बल आघूर्ण कहते हैं। भाग 3, लंबवत दूरी की गणना। इस घूमने वाले बल की एकदम सटीक वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री की मदद लेनी होगी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। सूत्र बनाने के लिए हमें इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ द्विध्रुव की वो तिरछी वाली लंबाई 2l है। तो फिर ये लंबवत दूरी आखिर निकाली कैसे जाए? यहीं पर थोड़ा सा गणित काम आता है और सच में ये बहुत लॉजिकल है। मान लेते हैं कि द्विध्रुव की ये तिरछी लंबाई 2l एक समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस है। अब यहाँ बेसिक त्रिकोणमिति लगाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है, तो बस लंबवत दूरी निकालने के लिए उस कर्ण यानी 2l को सीधे साइन थीटा से गुणा कर देना है। और लीजिए, बलों के बीच की सटीक लंबवत दूरी मिल गई 2l साइन थीटा। भाग 4, बल आघूर्ण का सूत्र। हमने सारे जरूरी टुकड़े जमा कर लिए हैं। अब इन्हें एक साथ जोड़कर सूत्र बनाने का वक्त आ गया है। लेकिन हाँ, फॉर्मूला बनाने से पहले टॉर्क का वो बेसिक नियम याद कर लेते हैं। टॉर्क, जिसे ग्रीक अक्षर टाउ TAU से दर्शाया जाता है, उसे निकालने का सीधा सा तरीका है कोई भी एक बल लें और उसे उन दोनों बलों के बीच की उसी लंबवत दूरी से गुणा कर दें जिसे अभी अभी निकाला गया था। चलिए देखते हैं ये सब कैसे एक जगह आकर फिट होता है। सच कहें तो ये इस डेरिवेशन का सबसे बेहतरीन और संतोषजनक हिस्सा है। आधार से शुरुआत करते हैं। टॉर्क बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। अब इसमें मान रख देते हैं। बल हो गया QE और दूरी हो गई 2l साइन थीटा। जब इन्हें थोड़ा अच्छे से अरेंज करते हैं तो ये बन जाता है 2ql गुणा E साइन थीटा। अब याद कीजिए, शुरुआत में क्या देखा था? द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql होता है।
तो हम इस 2QL की जगह सीधे P रख देते हैं और ये रहा हमारा शानदार सा फाइनल सूत्र। थीटा बराबर PE sin थीटा। सारे उलझे हुए वेरिएबल कैसे एक सुंदर से फॉर्मूले में सिमट गए। और हाँ, किसी भी डेरिवेशन को पूरा तब तक नहीं माना जाता जब तक उसका सदिश या वेक्टर रूप न देख लिया जाए। क्योंकि टॉर्क एक सदिश राशि है जिसमें दिशा भी होती है, तो इसे टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E के रूप में लिखा जाता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल साफ कर देता है कि घूर्णन किस दिशा में होने वाला है। भाग 5 विशेष स्थितियां। अब अपने ब्लूप्रिंट के एकदम आखिरी हिस्से में चलते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं कि ये फॉर्मूला अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे रिएक्ट करता है। अब इस चार्ट पर ध्यान दें, यहाँ कुछ बहुत ही कमाल का कंट्रास्ट दिख रहा है। मान लीजिए अगर द्विध्रुव घूमते घूमते विद्युत क्षेत्र के बिल्कुल समांतर आ जाए, यानी 0 डिग्री पर, तो साइन 0 तो शून्य हो जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है पूरा टॉर्क भी शून्य। ये वो पॉइंट है जहां द्विध्रुव एकदम आराम की स्थिति में होता है, न्यूनतम बल। लेकिन अगर इसे बिल्कुल खड़ा कर दिया जाए एकदम 90 डिग्री पर, तब साइन 90 हो जाता है 1 और यहां हमें मिलता है टाउ इक्वल्स टू PE, मतलब अधिकतम टॉर्क। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर सबसे ज्यादा ताकत लगाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर एक साधारण सा विद्युत क्षेत्र एक इतने छोटे से द्विध्रुव पर इतना जबरदस्त और सटीक कंट्रोल कर सकता है, तो जरा सोचिए यही सूक्ष्म बल हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में और कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं का आधार होगा। अणुओं की बनावट से लेकर भारी भरकम मशीनों के चलने तक इस छोटे से टॉर्क का असर हर जगह मौजूद है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। विज्ञान की इस गहराई को ऐसे ही समझते रहिए।